आज हम शुरू कर रहे हैं टैली बिल्कुल शुरू से, और बहुत बरसात हो रही है तो आज ये हम लोग लाइव कर देते हैं इस क्लास को। टैली के बारे में अगर आपको जानना है तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि टैली को किसने बनाया तो आप जान जाओगे कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और इसने टैली को बनाया है। मतलब टैली के फाउंडर हैं भारत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका। 1986 में टैली को बनाया गया और टैली में उसके बाद फिर एक के बाद एक कई वर्जन आते गए जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि टैली का उपयोग क्यों किया जाए, टैली से क्या होने वाला है और टैली किस तरह से आपके बिजनेस में हेल्प करेगा आपके अकाउंट्स को संभालने के लिए। तो टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलान करना। आप अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने दुकान में, अपने इंस्टीट्यूशन में, स्कूल या कॉलेज में अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। अगर ये सारा काम अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको समय पे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन टैली के माध्यम से आप अकाउंट्स को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर सकते हो, डे बुक चेक कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो और यह सारा काम ऑटोमेटिक है। आपका मुख्य काम है एंट्री करना। अगर आपकी एंट्री सही है तो फिर आपको टैली में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही टैली में आप बजट का निर्धारण कर सकते हैं, हर तरह के बिल बना सकते हैं। बिल में डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, जीएसटी, पहले से रेट को सेट करने के लिए स्टैंडर्ड रेट, फिक्स रेट या प्राइस लिस्ट बनाकर रख सकते हो, ताकि अगर आप अपने दुकान पर, अपने मेन लोकेशन पर अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो कोई भी बैठकर आराम से गुड्स को सेल कर सकता है, जिसका रेट अपने आप आपके बिल में लग जाएगा, उसको रेट नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपसे ये सारे सामान बल्क में लेता है तो टैली ही उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दिया करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम टैली में अवेलेबल है। टैली में काम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके कागजी रिकॉर्ड, मतलब पेपर वर्क होता है, वो बहुत सारा कम हो जाता है। साथ ही टैली में इनबिल्ट कैलकुलेटर भी होता है, ताकि अगर आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो उसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। टैली जो है, इसके बहुत सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। ज़्यादातर वर्जन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो नए वर्जन है उसको आपको ऑनलाइन परचेस करना होता है और एक लमसम उसका एक रिन्यूअल चार्ज भी हमको देना होता है। टैली जो है वो एक मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, मतलब एक साथ कई यूज़र्स टैली में काम कर सकते हैं। अगर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम में टैली इंस्टॉल कर लिया है तो बाकी सिस्टम्स में भी उसी टैली को इंस्टॉल करके आप काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सारा डाटा एक ही जगह में स्टोर हो तो उसके लिए आप लैन की व्यवस्था कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं। अब जिस सिस्टम में भी काम करेंगे आप, वो सारा डेटा एक सिस्टम में आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र दोनों ही अवेलेबल है। इसका सिल्वर वर्जन और गोल्ड वर्जन अवेलेबल है। जो भी आपको ज़रूरत है उसको आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है। टैली का जो पहला वर्जन है वो है 4.5, उसके बाद 5.4, 6.3, 7.2, टैली 8.1, 9, ERP 9 और वर्तमान में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है टैली प्राइम। ठीक है। टैली को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास टैली नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर से ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सिर्फ लिखना है टैली और एंटर कर देना है। tellysolutions.com इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप टेक अ फ्री ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है।
इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्राइसिंग को क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर टैली के जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसकी प्राइसिंग पता चल जाएगी। जैसे कि सिल्वर रेंटल जस्ट लिखा हुआ है कि अगर आप ये सिल्वर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो 600 रुपये इसकी फ़ीस है, 18% GST है, मतलब 600 और 108 रुपये GST मिलाकर 708 रुपये आपको देना होगा 1 महीने के लिए। 3 महीने का रेंटल, 12 महीने का रेंटल सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल यूज़र एडिशन है। इसके अलावा एक और है यहाँ पर, ये 1 साल के लिए होता है, 18,000 प्लस 3,240 रुपये इसका GST है। इसी तरीके से और भी वर्जन्स यहाँ पर अवेलेबल है जो मल्टी यूज़र एडिशन है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के लिए टैली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये मत करिएगा। आपको डाउनलोड में जाना है और टैली को डाउनलोड कर लेना है। ये टैली आपका हमेशा काम करेगा, चलेगा कंप्यूटर पे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो टैली आपने डाउनलोड करा है अभी अभी, ये सिर्फ 1 तारीख, 2 तारीख और महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को ही काम करेगा। बाकी दिनों की एंट्री करना चाहेंगे तो उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे, मतलब डेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये सीखने के लिए बिल्कुल सही है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर डालकर। ये फुल वर्जन फुल काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख को ही काम करेगा। अगर हमने टैली ले लिया है और एक्सपायर होने वाला टैली, तो यहीं से आप रिन्यू में क्लिक करके इसको रिन्यू कर सकते हो 1 साल के लिए या फिर 1 महीने के लिए, जैसा भी चाहिए आप एक करके बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। एडॉन्स की व्यवस्था है, बहुत सारे एडॉन्स हैं इसके अंदर में जो आप अलग से खरीद सकते हो, जिसकी कीमत बहुत कम होती है, 283 रुपये, 283 रुपये ही सबका देखिए आप रेट डला हुआ है। इसमें कई अलग अलग तरह के एडॉन्स हैं जो आप कंप्यूटर में अपने टैली में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टैली का जो बिल का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ लोगो लगाना चाहते हैं, तो सारी फैसिलिटी लेने के लिए आपको एडॉन्स वगैरह यहाँ से जोड़ना होगा, तो आप इसको काम कर सकते हैं। टैली का बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप टैली में सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। टैली से मिलते जुलते बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन टैली में क्या दिक्कत, जो है अच्छा है और बाकी में क्या दिक्कत है वो बताता हूँ। कि टैली में ऑनलाइन सपोर्ट है और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो नॉर्मली हैंग नहीं होते, अच्छे से काम करते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए उनके जो ब्रांचेस बने होते हैं, वहाँ पर जाकर हमको उन सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीइंस्टॉल कराना होता है या फिर उसको सही कराना होता है। टैली में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया टैली की बात। टैली करने से क्या फ़ायदा होगा, आप क्या क्या टैली में फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अगर आप 11th में कॉमर्स लेकर पढ़े हैं तो उसमें जो जानकारी है उतनी जानकारी टैली में काम करने के लिए पर्याप्त है। अकाउंट्स का मुख्य काम होता है कि अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं, अकाउंट्स के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप जान जाएंगे कि अकाउंट्स में टैली में जब आप काम करते हो तो ये भूल चूक से बचाव करने में सहायक होता है। भूल चूक से बचाव कैसे होगा? टैली का जो नियम है, जो अकाउंट्स का नियम है, वो है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। मतलब जब भी आप कोई सामान उधार बेचोगे तो पहले उसको नोट डाउन करना है, लिखने के बाद एक एक चीज़ मिलाकर फिर उसको आपको सामान को सामने वाले को देना है। ऐसे ही जब आप किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, जब आप किसी से रिसीव करते हो किसी प्रकार का पैसा, रुपए, तो उसको आपको लिखना है और उसकी एक रसीद सामने वाले को देना है। ऐसा है टैली का नियम कि हर चीज़ का प्रिंट निकलता है या वाउचर बनता है, उस वाउचर को आपको संभाल के रखना है। इससे क्या होगा, भविष्य में कभी भी ये नहीं होगा कि इस बंदे ने पैसा दिया है कि नहीं दिया है, या हमने उधारी का जो पैसा पेमेंट किया है कि नहीं किया है। इस तरह की दिक्कतों से हम बचेंगे। दूसरा, टैली में क्या होता है कि सभी के अलग अलग खाते लेज़र्स बनते हैं। उस लेज़र में जाकर हम शुरू से लेकर अंत तक का उस व्यक्ति का पूरा चिट्ठा जान जाते हैं कि इसने कब कब कौन कौन से सामान नगद या उधार खरीदा है और कब कब कितना कितना पेमेंट किया, तो भूल चूक होने का संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। किसी भी बिजनेस की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं?
व्यापार करने का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये होता है कि हमको लाभ कमाना है, हमारे बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। टैली इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। टैली में अगर आप एंट्री सही करते हैं तो टैली आपको बताएगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो है कि किससे कितना रुपए लेना है और किसको कितना रुपया देना है, मतलब हमारे पास कितने डेटर्स हैं और कितने क्रेडिटर्स हैं, उसकी जानकारी कौन देगा? तो उसकी जानकारी देगा आपको टैली। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कौन सा सामान अब ख़त्म होने वाला है, हमको फिर से खरीदना चाहिए, और किस सामान की एक्सपायरी डेट कब है। क्योंकि अगर हमको पता रहेगा कि सामान ख़त्म हो रहा है तो हम दोबारा मंगा सकते हैं उसको, ताकि समय पे हम ग्राहक को वो सामान बेच सकें। और अगर कोई सामान ख़राब होने वाला है तो उसके पहले ही क्यों ना हम उस सामान में कुछ डिस्काउंट देकर उसको बेच दें, ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो सके। तो सभी सूचनाओं की प्राप्ति जो हमको टैली से मिल जाती है। तीसरा जो मैंने अभी बताया आपको, लाभ और हानि का ज्ञान। लाभ से क्या समझते हो आप? लाभ मतलब कभी ये नहीं है कि आपने माल बेचा और आपको पैसा मिल गया, वो आपका हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद आपको कुछ एक्सपेंडिचर करने होंगे, खर्च करने होंगे, दुकान का किराया, बिजली का बिल, रंगाई पुताई, है ना, दान, चैरिटी, है ना, टूट फूट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। जब ये आप रेवेन्यू जो भी आपके पास आ रहा है उसमें से जब आप एक्सपेंस करेंगे, अब जो बच गया आपके पास वही आपका इनकम है। अगर वो इनकम प्लस में है तो वो लाभ है, और अगर वो इनकम माइनस में है तो वो हानि या लॉस। ठीक है। तीसरा है करों के निर्धारण में सहायक। कर मतलब होता है टैक्स। एक बिजनेसमैन को बहुत तरह के टैक्स देने होते हैं, और टैक्स के निर्धारण के लिए आपके पास ज़रूर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपको बताए कि आपको कितना टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना चाहिए या गवर्नमेंट को देना चाहिए। टैली में इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब आप सामान खरीदोगे या बेचोगे तो टैक्स का कैलकुलेशन ये खुद करता है टैली, और आपको बता देता है कि आपके परचेस और सेल्स में टोटल क्या टैक्स का हिसाब किताब है और कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। सारा कुछ फैसिलिटीज़ में रहता है, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है ऋण लेने में सुविधा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो लोन लेने के लिए क्या चाहिए? लोन लेने के लिए आपके पास कुछ भूमि मतलब लैंड होना चाहिए, कुछ और आभूषण होना चाहिए, या फिर आपके पास अच्छा इनकम होना चाहिए। लेकिन एक बिजनेस में जब लोन लेता है तो उसको अपना बिजनेस का हिसाब किताब दिखाना होता है कि वो पर मंथ पर ईयर क्या इनकम करता है, उसी हिसाब से वो चाहे तो लोन ले सकता है। इसके लिए भी टैली जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। छठवां पॉइंट है मतभेद दूर करने में सहायक। मतभेद कब होता है कि मानिए कि आपसे कोई ग्राहक उधार लेकर गया सामान, उसके कुछ दिन बाद फिर वो और उधार लेता गया। जब वो जमा करने आता है पैसा, तो क्योंकि उसने सामान को टुकड़ों में लिया है उधार, तो वो उसकी पेमेंट भी टुकड़ों में ही करता है। अब मतभेद कब होता है कि जब ग्राहक बोलता है कि मैंने आपको पैसा दे दिया है, जमा कर चुका हूँ, और आप बोलते हैं पैसा जमा नहीं हुआ है। इसका सबसे अच्छा तरीका है टैली में कि जब भी कोई व्यक्ति आपको पैसे देता है, पैसा जमा करता है, आपके पास डिपॉजिट करता है, तो आपको उस डिपॉजिट की एक वाउचर, एक रसीद उसको देना है। ये सेम रसीद आपके सिस्टम में भी सेव है, तो आपको ये शुरू में ही बता देना है, या फिर आपको उस रसीद में लिखा होना चाहिए कि जब भी आपको अगला पेमेंट करना है तो आप इसको लेकर आइए और उसी के हिसाब से पेमेंट को करिए। या किसी भी तरह का आपको लगता है डाउट कि आपने पैसा जमा कर दिया और हमसे दोबारा पैसा मांग रहे हैं, तो आप उस वाउचर को दिखाकर उस मतभेद को दूर कर सकते हैं। दिक्कत वहाँ पर आती है जहाँ पर कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, जहाँ पर किसी चीज़ की एंट्री नहीं है, वहाँ पर ये जरूर दिक्कत होती है कि पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ, कि ग्राहक ने पैसा दिया कि नहीं दिया, हमने लिखा कि नहीं लिखा। लेकिन टैली में ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। जैसा बैंक के एटीएम में जब आप जाते हैं, आप 100 रुपये भी निकालते हैं या 500 रुपये निकालते हैं, तो तुरंत उसकी रसीद आपको मिल जाती है। या मोबाइल में जब हम रिचार्ज कराते हैं तो उसकी रसीद मोबाइल में आती है, जिसको हम वाउचर बोलते हैं। उस वाउचर में लिखा होता है कि आपने कितने का रिचार्ज कराया है, इसमें कितना जीएसटी कटा है,
इसकी क्या फैसिलिटी है और कब आपका मोबाइल में ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी। इससे क्या होता है, मतभेद होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर भी अगर मतभेद बढ़ जाता है और अगर आप न्यायालय में पहुंच जाते हैं तो भी जो आपके पास प्रमाण है वो न्यायालय में आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इसके अंदर में होती है। ठीक है, बहुत अच्छा है कि जब भी कोई कस्टमर पैसा जमा करे तो आप सिग्नेचर करके उसे रसीद को दें, और जब वह उधार लेता है तो आप उसको सिग्नेचर करके दें, तो काम और भी आसान हो जाएगा। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यापार के मूल्यांकन में सहायक। एक शब्द है जो अभी बहुत सुनने मिलता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक व्यापारी एक बिजनेस को खड़ा करता है, धीरे धीरे व्यापार को बहुत बढ़ाता है, बढ़ाकर उसे अगले कुछ सालों की प्रॉफिट लेकर बेच देता है। ठीक, इस बीच वो फिर से कोई दूसरा व्यापार शुरू करता है, उसे भी बढ़ाता है और प्रॉफिट लेकर बेच देता है। तो जब व्यापार को आप किसी को देना चाहते हैं या अपने व्यापार का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए टैली से अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। टैली बताता है कि आपकी मंथली कितना आप इसमें प्रॉफिट आप अर्न करते हो और सभी तरह के खर्चे करने के बाद आप कितने पैसे इसमें बचा लेते हैं। ठीक है, तो व्यापार के मूल्यांकन के इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि व्यापार का मूल्यांकन हो सके। क्योंकि व्यापार के मूल्यांकन जो है वो सिर्फ उस दुकान की इमारत, उस पर रखे आपके जो भी सजावट का सामान है, या जो भी उसमें कुर्सी, टेबल, चेयर, फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं, या उसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं, या जो आपके पास माल है बेचने के लिए, उससे उसका मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन इन सब के अलावा इस चीज़ से है कि आपका व्यापार जो है उसकी मार्केट में क्या स्थिति है, मतलब आपके पास कितने ग्राहक आते हैं और कितना महीने में रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो उस व्यापार से, उसमें कितना आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है व्यापार का मूल्यांकन। ये सारा काम जो है आपको कैसे पता चलेगा? टैली के माध्यम से पता चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। आज की स्थिति में, मतलब आज क्या तारीख है? आज है 3 अगस्त 2023। 3 अगस्त 2023 तक का पिछले साल मेरे व्यापार की स्थिति क्या थी और उसके पहले व्यापार की स्थिति क्या थी, ये कौन बताएगा? अगर आप ये कॉपी में नोट डाउन करते हैं, खाता बनाते हैं, तो आप ये करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन टैली में आप कुछ ही सेकंड्स में जान जाएंगे कि पिछले साल मेरे व्यापार की स्थिति आज के डेट तक क्या थी। अगर मेरे व्यापार में इस समय तक नुकसान था, या प्रॉफिट ना नुकसान में ज़ीरो में था, या मैं नुकसान में था, लॉस में था, तो अब ज़रूरत है कि अब क्योंकि अगस्त आ चुका है, मतलब आधा साल बीत चुका है, तो अब ज़रूरत है कि मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ डिस्काउंट्स लगाऊं, उसकी विज्ञापन करूं, एडवर्टीजमेंट करूं, और व्यापार को बढ़ाने के लिए अब कुछ और टेक्निक्स मुझे अपनाने पड़ेंगे, या कुछ और सामान रखना होगा जो अब की ज़रूरत है, या तो मैं वो सामान बेच रहा हूं जो अब मार्केट में उसकी ज़्यादा डिमांड है नहीं। तो ये सारा काम आप तब कर पाएंगे जब आप अपने व्यापार की तुलना कर पाएंगे पिछले कुछ सालों से। अगर आप पिछले साल की तुलना में देखते हैं कि आपका व्यापार जो बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है? तो फिर आपको ज़रूरत है कि इसी काम को इसी तरीके से आगे बढ़ाने की, ताकि उसमें और भी प्रॉफिट होता रहे। 10वां पॉइंट है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। तो कर्मचारी तो कोई रोबोट है नहीं, वो तो इंसान है, उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। कर्मचारी अगर चाहेगा तो काम अच्छे से कर पाएगा, और अगर नहीं करना चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। टैली में फैसिलिटी है कि आप कर्मचारियों का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जो कर्मचारी रेगुलर आ रहे हैं उनकी इनकम आपके टैली में दिखेगी, क्योंकि आप हर महीने उनको एक पे स्लिप देते हैं, उसी के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। तो जो कर्मचारी रेगुलर काम करता है उसकी सैलरी अच्छी होगी, जो कर्मचारी कम आता है, ज़्यादा छुट्टी करता है, उसकी सैलरी कम होगी।
तो आप तुलना करके देख सकते हैं कि 6 महीने साल भर में उस कर्मचारी ने कैसा काम किया। उसके आधार पर आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो भाई ठीक से काम करो तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। जो कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, उनको आप कोई इनाम दे सकते हैं होली, दिवाली, नए साल वगैरह में। तो उसको देखकर भी अन्य कर्मचारी अच्छे से काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें नियंत्रण रख सकते हैं। एक चीज़ ये भी मैं बोल देता हूँ कि जिनके पास दुकान में सभी सामानों को रखने की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि जो सीमेंट का काम करते हैं या जो टीएमटी बार वगैरह का काम करते हैं, जो घर बनाने के लिए जो सामग्री यूज़ होती है उसका जो काम करते हैं, वो सारा जो सामान है वो दुकान पर नहीं रख सकते। उनको गोडाउन बनाना होता है और गोडाउन के माध्यम से ही वो लोग सामान को बेचते हैं। जब भी कोई कस्टमर उनके पास आता है और बोलता है कि भाई हमको 30 क्विंटल छड़ चाहिए, 200 बोरी सीमेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको सिस्टम से एक रसीद निकाल के देते हैं, एक बिल निकाल कर देते हैं और उसको बताते हैं कि फलाने गोडाउन से आपको ये सामान लेना है। और गोडाउन का जो सामान है वो इसी तरीके से आपके टैली में मेंटेन होता जाता है। और जब सामान कम होने लगता है तो आप फिजिकली जाकर चेक कर सकते हैं कि जो मेरे टैली में रिकॉर्ड दिखा रहा है कि इस गोडाउन में इतना सामान होना चाहिए, क्या उतना सामान है या नहीं। इस प्रकार से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सारा काम टैली में हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी व्यवसाय में सहायक। साझेदारी व्यवसाय मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में ये होता है कि 2 या 3 साझेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, और अपने व्यवसाय से ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें से पैसे निकालते हैं। मानिए कि किसी पार्टनर ने निकाल लिए 2 लाख रुपए, किसी ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, किसी ने 3 लाख रुपए अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाले। अंत में जब प्रॉफिट आया 9 लाख रुपए, तो तीनों पार्टनर्स को 3-3 लाख रुपए मिलना है। तो 1 लाख वाले, जिसने 1 लाख लिया है उसको 2 लाख मिलेंगे, जिसने 2 लाख लिया है उसको 1 लाख मिलेंगे, जिसने 3 लाख रुपए पहले ले चुका है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसी चक्कर में होती है लड़ाइयाँ। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और अच्छा अकाउंटेंट है तो सारे जो पैसे का हिसाब किताब है वो टैली में किया जाएगा। टैली में जाने से ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस पार्टनर ने कितने पैसे कब कब लिए हैं और अब उसे कितना पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए किसी तरह की लड़ाई होने की संभावना इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी कोई साझेदार व्यापार से पैसे निकालेगा तो उसके लिए उसका नरेशन लिखा जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये पैसा किस काम के लिए कब निकाला गया। ठीक है। लास्ट पॉइंट है ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। ख्याति क्या होता है? ख्याति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं गुडविल। ठीक है। गुडविल का क्या बोलते हैं? गुडविल कैसे होता है? गुडविल का मतलब ये होता है कि जब आप अपने बिजनेस में अच्छे से काम करते हैं और आपका व्यवहार सही होता है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप किसी की खूब सेवा कर रहे हैं या उसका खुद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। व्यवहार का मतलब ये होता है कि आप का लेन देन कैसा है। मानिए कि आपने 2 लाख रुपए की उधारी ली, उसको डेट बताया कि कब इसको आप पैसा वापस कर देंगे और अपने समय पे पैसे वापस कर दिए। या आपने किसी ग्राहक को सामान बेचा, ग्राहक वापस ले आया सामान कि ये सामान जो एक्सपायरी डेट वाला है और आपने देखकर सामान वापस ले लिया, उसको सही सामान दे दिया। तो ऐसे आदतों से आपका व्यापार में क्या बनता है? आपका ख्याति बनती है, आपका गुडविल बनता है। ये गुडविल जो है ये किसी संपत्ति से कम नहीं है, किसी एसेट से कम नहीं है। जब मार्केट में आपकी ख्याति बनेगी, गुडविल बनेगा, तो क्या होगा? भविष्य में खुदा ना खास्ता अगर आपका व्यापार लॉस में जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप उन सभी से पैसे उधार ले सकते हैं जहां पर आपकी गुडविल है। जब व्यापार आपका संभल जाएगा तो उनको वो पैसे वापस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। व्यापार में ख्याति का होना बहुत ज़रूरी है।
जब व्यापार में आपकी ख्याति बनेगी तो आपको मार्केट से बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा जो हमेशा आपके काम आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अकाउंट्स की जिसके कारण हमको अकाउंट्स का यूज़ करना चाहिए। मैं खुद अपने गांव में देखता हूं कि यहाँ पर लोग नया नया दुकान खोलते हैं, कुछ दिन बाद उस दुकान में बहुत सारी भीड़ आती है क्योंकि दुकान नया नया है, सभी सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई तुमने अच्छा काम शुरू किया। और दुकानदार ये सोचता है कि ये जो पैसे मेरे को पहले महीने में मिले हैं ये मेरा प्रॉफिट है। जैसे पहले महीने में उसने प्रॉफिट समझ के पैसे को क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। कोई गाड़ी ले ली या घर के लिए कोई सामान ले लिया बड़ा, या कुछ फर्नीचर खरीद लिया या कोई ज़मीन खरीद ली। अगले महीने भी यही, और ऐसा करते करते 6 महीने में हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। 6 महीने बाद जब दुकान में सामान कम होने लगता है तो नया सामान दुकान में लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते। धीरे धीरे करके साल, 1.5 साल, 2 साल में वो दुकान बंद हो जाती है। टैली आपको इस चीज़ के लिए हमेशा बताता रहता है कि एक्चुअली में आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट के लिए क्या देखा जाता है कि आपने कितने की अर्निंग की है, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना आपने माल बेचा है ना। उससे जो पैसे मिले उसमें से कितना आपने खर्च कर दिया। मानिए कि मैंने इस महीने में 30,000 का माल बेचा और मैंने 31,000 रुपये खर्च कर दिए तो 1,000 रुपये मेरा लॉस हो गया। अगले महीने मैंने 20,000 का माल बेचा और 10,000 रुपये खर्च कर दिए तो 10,000 के मैं प्रॉफिट में हूँ। उसके अगले महीने में मैंने 15,000 का माल बेचा और सिर्फ 7,000 रुपये खर्च किए तो 8,000 के प्रॉफिट में हूँ। इस तरीके से लाभ और हानि की जो गणना है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम टैली आपको करके देगा। अकाउंट्स में काम करने के लिए, टैली में काम करने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक शब्दों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बताओ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो बता रहा हूँ? सब बात समझ में? तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। जैसे कि पहला शब्द है कैपिटल या पूंजी। पूंजी या कैपिटल क्या होता है? ठीक है, कॉपी पे फटाफट लिख लो पूंजी। पहला शब्द लिखो पूंजी या कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, उस धन का जितना भी हिस्सा आप अपने व्यापार में लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं भैया? व्यापार में कोई पैसा क्यों लगाना चाहते हैं? क्या होगा उससे? अगर आप अपने बिजनेस में कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो वो जो पैसे आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो वो एक ही कारण है कि लाभ कमाना है। तो आपके एसेट्स में से जो पैसे आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो वो कहलाता है कैपिटल। कैपिटल में आप क्या लगा सकते हो? कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आप लगा सकते हो वो सारा कुछ कहलाएगा कैपिटल। अब जब भी व्यापार का स्वामी मतलब मैं अपने व्यापार में कुछ भी लगाऊंगा तो मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर क्या बोला जाएगा? कैपिटल। कैपिटल मतलब व्यापार का स्वामी। व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल। अब मेरे पास दूसरा कोई काम तो है नहीं, मेरा तो यही बिजनेस है भाई। अब मुझे मान लो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, अपनी गाड़ी को रिपेयर कराना है, उसमें पेट्रोल डलवाना है, नए कपड़े खरीदने अपने लिए, बीवी को नए आभूषण दिलवाने हैं, तो ये सारा पैसा मैं अपने व्यापार से निकालूंगा। यहाँ पर भी मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। व्यापार से व्यापार का स्वामी जब अपने निजी मतलब अपने पर्सनल उपयोग के लिए कोई धनराशि या कोई सामान या कोई एसेट निकाल लेता है, व्यापार से निकालता है, व्यापार से लेता है, उसको कहते हैं आहरण या ड्राइंग। मतलब व्यापार के स्वामी जो पर्सनल उपयोग के लिए कोई भी चीज़ निकालेगा तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट शब्द है लायबिलिटी, दायित्व। क्या होता है दायित्व? दायित्व का मतलब क्या होता है? दायित्व का मतलब यह होता है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बहुत सारे उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं जिसको पूरा करना होता है। जैसे कि जिनसे भी आपने माल उधारी खरीदा है
उनको पैसे देने हैं, दुकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी पटाना है आपको, टूट फूट मेंटेनेंस भी आपको वो करना है, देना है। इसके अलावा आपने जो लोन लिया होगा वो लोन को भी आपको पटाना है, जमा करना है, उसको भी पूरा कंप्लीट करना है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये होती है लाइबिलिटी, या इसको हम बोलते हैं दायित्व। ठीक है। अगला शब्द होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है एसेट। संपत्ति जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट मतलब हो गया जैसे कि आपका कैश, कोई ऐसा कोई आपने कोई इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड कराया हुआ है जो बहुत कम समय का है, वो भी आपका एसेट कहलाएगा। कैसा एसेट? करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट में आएगा भूमि, भवन मतलब बिल्डिंग, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सभी जो है ये फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। फर्नीचर, कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं, ये सभी जो है क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड एसेट। कंप्यूटर वो नहीं जो बेचना है, जो बेचना है उसको तो हम बोलते हैं गुड्स। जो हम यूज़ करना है, जिसको हमको उपयोग करना है दुकान में रखकर, वो वाला कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप कंप्यूटर खरीदे हैं बेचने के लिए, वो तो गुड्स कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है आगम या रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब होता है जब आप कोई सामान बेचोगे, कोई माल बेचोगे, कोई गुड्स सेल करोगे, तो जो भी पैसे उसके बदले में आपको मिलेंगे उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको पता है क्या होता है? खर्च। पैसे आ गए, अब बहुत सारे आपको उसमें खर्च करने होंगे। ठीक है। कई तरह के खर्च होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं। अगला है एक्सपेंसेस, व्यय। जब आपके पास रेवेन्यू आ गई है तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करने होंगे, है ना। आठवां जो शब्द है वो है इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? आय। जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो बनेगा इनकम। अगर ये इनकम प्लस में है तो हम उसको बोलेंगे गेन या लाभ। अगर वो इनकम माइनस में है तो हम उसको बोलेंगे लॉस या हानि। ठीक है। नेक्स्ट एक शब्द है क्रय या परचेस। क्या होता परचेस? परचेस का मतलब होता है सामान को खरीदना। खरीदना क्यों है? क्योंकि उसको बेचना है। ऐसा कोई सामान जो बेचने के लिए खरीदा है उसी को बोलते हैं हम परचेस। परचेस करना और फिर उसको सेल करना। परचेस करने के तीन तरीके हो गए। एक तो हो गया कि आपने पैसे दिए और सामान खरीद लिया, मतलब कैश परचेस। दूसरा है आजकल क्या करते हैं हम, QR कोड स्कैन कर लेते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे कर देते हैं और सामान को खरीद लेते हैं, मतलब बैंक से परचेस करना। तीसरा जो तरीका है वो है उधार, मतलब क्रेडिट परचेस। सामान को खरीद लिया पर पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में हम उसको देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट परचेस। ठीक है। तो आप तीन तरह से इसकी एंट्री को कर सकते हैं। तो नगद के लिए हो गया, एक हो गया उधार मतलब क्रेडिट के लिए, और एक हो गया बैंक से। बैंक से मतलब बैंक में क्या क्या आता है? गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, पेटीएम, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, DD जिसको बोलते हो आप, ये सभी जो है एग्जाम्पल है बैंक से परचेस के। ठीक है। सेम ऐसे एक शब्द है सेल्स। सेल्स मतलब होता है विक्रय या बेचना। बेचने के भी वही तीन तरीके, एक तो कैश, दूसरा बैंक से, और मैं बैंक क्यों बोल रहा हूँ बार बार इसको? मैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या इसकी एंट्री क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आप चाहे किसी भी तरह से एंट्री करें, वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में और सेम बैंक अकाउंट में जाएगा, है ना। इसलिए हम उसको बोल देते हैं बैंक।
अच्छा, बात यह है कि अपन एंट्री कर रहे हैं गूगल पे से या किसी पेटीएम वगैरह से, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आपको लिखना बैंक ही है, और नीचे में नरेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर हम उसमें पेटीएम भी लिखेंगे और पेटीएम का जो रेफरेंस नंबर होता है वो रेफरेंस नंबर भी डालेंगे। ठीक है, तो परचेस करने का सेम तरीका, सेल करने का सेम तरीका है। अब परचेस किया है भैया आपने, सेल भी किया है, तो वो परचेस या सेल आपको वापस भी हो सकता है। मतलब आपने परचेस किया तो आपको परचेस वापसी करनी पड़ सकती है। हो सकता है सामान गलत आ गया हो, ज़्यादा आ गया हो, बैक डेट का आ गया हो, आपको माल वापस करना पड़े, उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। और जब आपने माल बेच दिया और कस्टमर आपके पास सामान वापस लेकर चला है, उसके बदले में कोई दूसरा सामान ले जाए या फिर पैसे उसके बदले में ले जाए, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसको हम टैली में जब एंट्री करेंगे तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बोला करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। जो 13वां पॉइंट है वो है स्टॉक या रहतिया। स्टॉक क्या होता है? मानो कि आपने बहुत सारा सामान अपने दुकान में खरीद लिया, अब उस सामान को बेचना है। तो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने दिन भर सामान बेचा, नगद, उधार, बैंक से, जैसे भी बेचना है बेचा। बेचने के बाद जब दुकान आपका बंद करते हैं आप, तो जो सामान बच गया, जो सामान आज आप नहीं बेच पाए, उसी को कहते हैं स्टॉक। उसी को कहते हैं स्टॉक। मतलब अनबिका जो सामान आपने नहीं बेच पाए, जो बेचना है कल फिर से, वो हो गया आज का क्लोजिंग स्टॉक, और वही कल के लिए हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला है रिसीवेबल्स, मतलब प्राप्ताएं। जिनको भी माल आपने उधार में बेचा था, अब उसके बदले में आपको पैसे मिलना चाहिए जो उसने उधार में ले गया है। अब वो पैसे जो आपको मिलना है, मिला नहीं है, वो हो गया रिसीवेबल्स। मतलब ये पैसे आपको मिलने वाले हैं, मिलेंगे, इसको बोलते हैं प्राप्ताएं। ठीक है। ऐसे ही देनदार, एक होता है रिसीवेबल्स, एक होता है पेबल्स। पेबल्स मतलब क्या होता है? जिसके पैसे आपको देना है। जैसे कि आपने कोई उधार सामान खरीदा है तो उसको आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। आपने कोई लोन लिया है तो उसके भी पैसे आपको पटाने होंगे, उसको ज़ीरो करना होगा धीरे धीरे करके। ऐसे जितने भी खर्च हैं जो आपने पहले से उसका यूज़ कर लिया है और पैसे आपने अभी तक दिए नहीं हैं, वो सभी के सभी कहलाएंगे रिसीवेबल्स, पेबल्स, जिनको देना है। और जो मिलना बाकी आपको अभी तक मिला नहीं है, वो कहलाएंगे रिसीवेबल्स। और 15वां पॉइंट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 और 16। अब ध्यान से देखो इसको। डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स को आप डेप्टर, डेबिटर भी बोल देते हो, डेटर भी बोलते हो। इसका हिंदी में मतलब होता है देनदार। जो भी व्यक्ति, संस्था या कोई दुकान आपसे माल को उधार में खरीदते हैं, है ना, मतलब आपको पैसे नहीं दिए, उसने सामान को आपसे उधारी में खरीद लिया, उधार में खरीद लिया, क्रेडिट में खरीद लिया और पैसे बाद में देगा, उन सभी को बोलते हैं हम लोग डेटर या डेप्टर या डेबिटर। जो माल को उधार खरीदते हैं उनको बोलते हैं डेबिटर या डेप्टर या डेटर। और जो सामान को उधार बेचता है, जो सामान को उधार बेचता है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, है ना। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। मतलब क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि इस होटल में मेरा बहुत क्रेडिट है। इसका मतलब ये है कि आप उस होटल में जाकर कुछ भी खाओ पियो, उसके पैसे वो आपसे तुरंत तो नहीं मांगा, पर वो बाद में आपसे वो उसके पैसे लेगा। और क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है, आपको उसको पता है कि आप सामान जो भी आप इस होटल से सामान लिए हो, उसका पैसा समय पे आप लौटा दोगे, तो आपकी वहाँ पर एक क्या बन गया, वहाँ पे आपका एक गुडविल बन गया, जिसको लोग क्रेडिट बोलते हैं। कि अपन कुछ भी खाए और वहाँ से चले गए, वो बाद में पैसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो उस पैसा देना ही नहीं है, उसका देना पड़ेगा। इसी बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर, मतलब उधार देने वाला। जो भी व्यक्ति, संस्था या दुकान आपको सामान को उधार देता है, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है। तो डेबिटर और क्रेडिटर में आप कंफ्यूज मत होना। क्रेडिटर मतलब होता है उधार देने वाला और डेबिटर मतलब होता है उधार लेने वाला। ठीक।
इसको आप नोट कर लो तो बहुत अच्छा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट। कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो तो वो सामान को खरीदने से लेकर दुकान तक पहुंचने में जितना भी खर्च होता है वो सारी चीज़ें कहलाती है कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट है, ये जो लागत है, ये सामान के रेट के साथ में जोड़ा जाना चाहिए ताकि आप कुछ प्रॉफिट कमा सको। उदाहरण के लिए मैंने 5 कंप्यूटर सेट लिया है रायपुर से और उसको रायगढ़ तक लाने में मुझे और उसमें 500 रुपये खर्च हो गए, दुकान तक पहुंचने में और उसमें 100 रुपये खर्च हो गए। मतलब इस 5 टीवी के साथ में 600 रुपये और भी मुझे जोड़े जाना चाहिए, तो आ जाएगा इस सामान का कॉस्ट। उसके बाद मान लीजिए मुझे 10% 20% प्रॉफिट लेना है तो वो फिर मैं इसमें जोड़ूंगा और जब इसको बेचेंगे तब फिर मैं वो प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ठीक है, इसमें एक जीएसटी की भी बात है। इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो जीएसटी का अमाउंट है वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, वो हमें सबको गवर्नमेंट के पास जमा करना है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। 18वां जो पॉइंट है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वाउचर। हर सामान के लिए एक वाउचर, एक बिल, एक इनवॉइस जनरेट करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो टैली में अपने आप होता है। मानो कि मैंने किसी को 3000 का माल बेचा तो उसका बिल बनेगा, उसका एक इनवॉइस जनरेट होगा सिस्टम से, जो आपको ज़रूर सिग्नेचर करके अपने कस्टमर को देना चाहिए। जब वो 3000 रुपये आपके पास जमा करेगा तो एक रिसीविंग का एक वाउचर जनरेट होगा। उस वाउचर को जब आप दोगे कस्टमर को तो उससे पहले पैसे लेना है 3000 रुपये, फिर सिग्नेचर करके आपको उसको देना है। इसको बोलते हैं प्रमाणक, जो प्रमाणित करता है कि अमुक सामान अमुक दुकान से अमुक तारीख को लिया गया। ये नगद है, उधार है कि पेटीएम से, वो भी उसमें लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं वाउचर या प्रमाणक, जो उस ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को प्रमाणित करता है कि ये इस दुकान से खरीदा गया है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बट्टा या डिस्काउंट। डिस्काउंट शब्द आपने सुना होगा, बहुत बार आपको डिस्काउंट मिला भी होगा, बहुत सारी कंपनियां डिस्काउंट देती हैं। डिस्काउंट का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? डिस्काउंट का मेन उद्देश्य ये होता है कि जल्दी से जल्दी सामान को बेच लेना, उसमें कुछ प्रॉफिट कमा लेना। ठीक है, और सामान को जल्दी बेचना। बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जो आउटडेटेड होने लगता है। अगर आप उसमें डिस्काउंट दोगे तो देखोगे कि आप वो एक की जगह लोग 2-4 सामान ही लेके चले जाते हैं क्योंकि डिस्काउंट उस पर मिल रहा है। ठीक है, जैसे गर्मी के दिनों में ठंडी का सामान थोड़ा सस्ता मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है, तो लोग खरीदना पसंद करते हैं। ठंडी के दिन में गर्मी का सामान, क्योंकि दुकानदार को उस सामान को पूरा 1 साल तक रखना पड़ेगा, और अगर वो इस साल में नहीं बेच पाया तो अगले साल के लिए वो वेट नहीं करेगा, वो उस पर डिस्काउंट देकर उसको बेचकर उस साल का स्टॉक ज़ीरो कर देगा ताकि नए फैशन का सामान रख सके। इस तरीके से कपड़े वाले नॉर्मली करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। डिस्काउंट जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, मतलब नगद बट्टा, और एक होता है व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसा होता है कि जब आप सामान को बल्क में लेते हो, मतलब एक साथ बहुत सामान, जैसे मान लीजिए आपने 100 पेन खरीदा, आपने 1000 कॉपी खरीदी, उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को देता है। ठीक है, जो प्रिंट रेट से काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्योंकि उसको खरीदी रेट पे दिया जाता है। ये डिस्काउंट जो बहुत कम होता है, 5% 10% ऐसा, इसलिए दिया जाता है डिस्काउंट ताकि उस पर मैं भी कुछ पैसा कमा सकूं और जो दूसरा दुकानदार है वो भी कुछ पैसा कमा सके। वो दुकानदार जब फिर किसी दुकानदार को बेचेगा तो उस पर भी वो कुछ डिस्काउंट लगाएगा। ये डिस्काउंट फिक्स होता है, चाहे आप 1 लो, 10 लो, 1000 लो, ये सेम होता है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने आपको 10 का सामान 8 में बेचा है तो मैं 8 लिखूंगा, ख़त्म। जो कैश डिस्काउंट होता है वो होता है प्रिंट रेट पर। जैसे मान लो किसी सामान का एक्चुअल रेट 100 रुपये है पर उस पर 250 रुपये लिखा हुआ है, तो मैं 250 रुपये पर डिस्काउंट दूंगा उसको कि चलो इस पर मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, और उस डिस्काउंट को उसके बिल पर लिखना जरूरी रहता है कि मैंने इसको इतना % का डिस्काउंट दिया। इस डिस्काउंट का जो अमाउंट है, परसेंटेज, वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ये 50% तक भी होता है, 40% तक भी होता है। ठीक है,
लेकिन ये होता प्रिंट रेट पर है। कोई भी दुकानदार जो है वो लॉस में धंधा नहीं करता, लॉस में बिजनेस नहीं करता। एक बिजनेसमैन जो है वो समझना चाहता है कि मैं कुछ प्रॉफिट कमा कर ही उस सामान को बेचूं ताकि मैं कुछ उसमें लाभ कमा सकूं। तो डिस्काउंट जो है वो जो कैश में डिस्काउंट मिलता है उसको लिखना जरूरी होता है और ये कैश में होता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो नगद में भी होता है और उधार में भी होता है। जैसे मैंने अपने यहाँ देखा है कि लोग सामान उधार में लाते हैं और उसको महीने भर में जाके जमा कर देते हैं, क्योंकि वो महीने भर में लगभग सामान को बेच लेते हैं, मतलब बेचने के बाद वहाँ पर अपने महाजन को, अपने व्यापारी को देते हैं। ठीक है, तो ये नगद में भी होता है डिस्काउंट और उधार में भी होता है। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो नगद के लिए ही बना है, मतलब अगर आप कैश में लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ट्रेड डिस्काउंट की और एक खास बात यह है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अगर आप लेते हो, मान लीजिए कि मैंने 20,000 कॉपियाँ ली, तो मैं उस दुकानदार को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ट्रेड डिस्काउंट के साथ में मुझे कुछ कैश डिस्काउंट भी दो, क्योंकि मैं 20,000 कॉपियों का, 20,000 नोटबुक्स का पैसा आपको एक साथ जमा कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही मिल जाए, ये होता है, ये हो सकता है। ठीक है, पर कैश डिस्काउंट में ऐसा बहुत कम ही होता है कि उसको उस पर और कोई डिस्काउंट मिल सके। कैश डिस्काउंट मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के लिए है ना, और ये कैश पे ही मिलता है, इसमें उधार का कोई कहानी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो बताया, इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, इनका क्या उपयोग है आपको पता होना चाहिए, ताकि आप टैली में बहुत आसानी से काम कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टैली के बारे में आज बहुत कुछ सीख पाए।